बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और अगर हम 8 फरवरी की शाम से लेकर आज 19 फरवरी की शाम तक का जिक्र करें तो हमारे सामने इंतखाबात के बाद एक ही ऐसा इशू है जो बार बार उठाया जा रहा है, और वो है धांधली। पहला इशू है धांधली, दूसरा इशू है धांधली, और तीसरा इशू है धांधली। हर कोई ये कह रहा है कि धांधली हुई है। और सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दावा किया गया, जो बात की गई, वो ये थी कि फार्म 45 और फार्म 47 में फ़र्क आ रहा है। वो कह रहे थे कि फार्म 45 जो है उसके मुताबिक फार्म 47 हमें नहीं मिल रहे। वो चीज़ आज तक आगे लेकर चल रहे हैं। इसके बाद जब तहकीकात हुई मुख्तलिफ़ जगहों पर, इब्तदाई किस्म की तहकीकाती स्टोरीज सामने आई, और इसमें सोशल मीडिया के बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी रोल प्ले किया, तो ये चीज़ भी सामने आई कि जो फार्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिन पर शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं था, थंब इम्प्रेशन मौजूद नहीं था, दस्तखत मौजूद नहीं थे, लेकिन वो अपलोड किए गए थे। अब असल फार्म 45 किसके पास है? मुस्लिम लीग नून के पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो फार्म 45 दिए जा रहे हैं वो जैली हैं। अब ये एक अपनी जगह पर पंजाबी का एक लफ्ज़ है रोला, वो रोला पै गया। अभी हम फार्म 45 के मामले से बाहर नहीं निकले थे कि अगला इशू सामने आ गया। वो इशू कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का था, जिनका अचानक इंतखाबात के 8 रोज़ के बाद ज़मीर जाग गया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा फजर के वक़्त ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं जाकर बताता हूं कि मैंने यहाँ पर 14 हलकों में 70 हज़ार की लीड से लोगों को जितवाया है, उनको जितवाया है जो हार रहे थे। पहली बात तो ये सामने आएगी, कमिश्नर साहब को यही नहीं पता था कि पिंडी डिवीज़न के हलके कौमी असम्बली के कितने हैं। वो उसमें गलत फिगर्स दे गए, लेकिन उसके बाद भी उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब ये मामला तहकीकात में है। DROs जो कि पांचों अजला के हैं वो अपनी जगह पर काम अपने बयानात दे रहे हैं, ROs के बयानात अपनी जगह पर लिए जा रहे हैं। पता चल जाएगा कि वहाँ पर 70 हज़ार की लीड से कमिश्नर साहब ने किन को जितवाया था, क्योंकि वहाँ पर जीतने वालों की लीड हम ऑन एवरेज देख रहे हैं तो 15 हज़ार के लगभग हमें नज़र आती है। वहाँ पर कोई भी 50 हज़ार या 70 हज़ार की लीड से जीता हुआ हमें नज़र नहीं आता। अभी ये कमिश्नर साहब वाला मसला अपनी जगह पर था कि एक और ख़बर जिसके साथ ही सामने आई, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक रिट दरख्वास्त को अपनी समाअत के लिए लगा लिया। वो रिट दरख्वास्त एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली ख़ान साहब हैं उनकी तरफ से लगाई गई थी, एक दायर की गई थी। उन्होंने दायर की, उन्होंने मीडिया को खबर जारी की कि वो धांधली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो रिट दरख्वास्त दायर करने पहुँच गए हैं, चले गए हैं, दायर कर दी गई है, उससे एक माहौल बना दिया गया। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि आज जब इस रिट की समाअत होने जा रही थी और 3 रुकनी बेंच उसका बनाया जा चुका था, कि पता चला कि ब्रिगेडियर साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब अपनी रिट दरख्वास्त जो है वापस ले चुके हुए हैं, और वापस लेकर मीडिया में इससे पहले उन्होंने जारी की, और मीडिया में जारी करने के बाद फिर वो गायब हो गए और फिर वो चले गए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको ढूंढने की कोशिश की गई, वो दस्तयाब नहीं हुए। अब वजारत दफ़ा की तरफ से, चूँकि वो ख़ुद को रिटायर्ड ब्रिगेडियर बता रहे थे, और SHO के ज़रिए उनको बुलाया जा रहा है कि भाई वो सबूत दो, वो रिट दरख्वास्त किधर है तुम्हारी, ये सिर्फ मीडिया ट्रायल तो नहीं हो सकता। और जब मीडिया ट्रायल की बात हुई तो फिर उसके बाद अगला काम ये हुआ कि 2 सहाफ़ी हैं, राय साकिब और मियाँ इमरान अरशद, वो मुबैना तौर पर लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस में पहुँचे और कहा कि ये किसी एहसान नामी शख्स का प्रिंटिंग प्रेस है और वो लीगी रहनुमा है। उन्होंने वहाँ पर अपनी तरफ से एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो थी बनाई, और कहा कि यहाँ पर बैलेट पेपर प्रिंट किए जा रहे थे। अगर जो बैलेट पेपर की जो प्रिंटिंग थी उस पर भी नकाइस मौजूद है, उनकी साइड किस तरह है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल वो स्टोरी लेकर नसरुल्लाह मलिक जो कि न्यो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, न्यूज़ और करंट अफेयर्स को हेड करते हैं, CEO के तौर पे ऊपर मौजूद है, उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि चला दिया जाए। उन्होंने कुछ सवालात पूछे, उन सवालात के जवाब मौजूद नहीं थे, और वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो थी वो वहीं पर उन्होंने कहा हम इसको रोक लेते हैं, आप ये बताइएगा कि ये सारे के सारे काम किस तरह हुए, इसका सबूत क्या है, इसके ये फ़लाँ सवाल का जवाब क्या है, फ़लाँ का क्या है।
अभी वो पूछ ही रहे थे, अभी मामला ऑन एयर चैनल की तरफ से किया भी नहीं गया था, और इसके बावजूद कि राय साकिब जो है वो एक और टेलीविज़न नेटवर्क से अटैच हो चुके हुए हैं, वो स्टोरी लेकर यहाँ पर आए थे। वो अपनी जगह पर सारी चीज़ें कि ये स्टोरी जो है अज़हर मुशवानी साहब की तरफ से ट्वीट कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी और 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इसको किया था, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन के पास कैसे पहुंच गई? उसके बाद ये पीटीआई के सोशल मीडिया व्हाट्सएप के अंदर मूव करने लगी, वहाँ से मुख्तलिफ जगह पर पहुंचने लगी और बताया जाने लगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा कोई धांधला किया जा रहा था, इंतखाबी नताइज को तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी NA-15 के, और लाहौर में किया जा रहा था। उसमें बुखारी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो मामला मीडिया पर लेकर आ गई, वरना इससे पहले नेशनल मीडिया ने इसको इस काबिल नहीं समझा था कि इस पर बात की जाए। अब बात है धांधली के हवाले से, एक बहुत बड़ा एक बयानिया बनाया जा रहा है, हमेशा से जो बनाया जाता है। क्या धांधली हुई? क्या धांधली होने के बाद नताइज तब्दील हुए? क्या धांधली के नताइज तब्दील होने को क्या किसी जगह पर साबित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अगर धांधली हुई है तो उसको साबित क्यों नहीं किया जा सकता? अगर धांधली नहीं हुई तो फिर ये सारे का सारा शोर क्यों मचाया जा रहा है? ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की एक साजिश नज़र आती है। ये यूं लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ग्रेट डर्टी गेम शुरू हो चुकी हुई है। वो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते, पाकिस्तान में CPEC नहीं चाहते, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ नहीं चाहते, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा, ये बच्चा बच्चा कहता है, वो नहीं आने देना चाहते। ये कौन लोग हैं? ये क्या चाहते हैं? अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक कुछ लोग यहाँ पर अदम इस्तेहकाम की साजिश क्यों कर रहे हैं? एक के बाद दूसरी स्टोरी क्यों आती चली जा रही है? और जब आती चली जा रही है तो उसके सबूत क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम क्यों है? सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल क्यों है? और इसके दूसरी तरफ हक़ाइक़ क्या हैं? अगर सबूत हैं तो सामने लाए जाएं, बात की जाए। इसी पर बात करूंगा आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ बहुत ही सीनियर तजियाकार जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी यहाँ पर इंतखाबात को देखते हुए, बहुत ही मशकूर हूँ। मेरे साथ यहाँ पर नासिर शराई साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, कालम निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मियाँ हबीब साहब, लाहौर के सहाफ़ियों के, उस्तादों के भी उस्ताद, बड़ा तजर्बा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ हबीब साहब, आपका भी हमें यहाँ वक्त देने के लिए। इसके साथ ही साहिब नज़र शख्सियत, कालम निगार, सियासी मूव्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले जनाब नईम मसूद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नईम साहब, धांधली हुई नहीं हुई? हुई तो साबित क्यों नहीं होती? अगर नहीं हुई तो ये सारा रोला क्या है? थैंक यू वेरी मच नजम, बड़ा सेंसिटिव सवाल है। गो ये सवाल चल रहा है, लेकिन जिस तरह आपने इब्तदाइया बनाया और सवाल उठाया, किया कम है, आपने सवाल उठाया ज़्यादा है, तो इसमें मैं इतना अर्ज़ करता चलूँ कि इस दफ़ा बड़ा यूनिक मामला हुआ है इंतखाबात का। हर एक के साथ हर एक ने धांधली की है, और जो आप साबित करना चाह रहे हैं वो साबित इसलिए नहीं हो गई कि जब आपके पास सोशल मीडिया मोर देन अनफ आ गया तो कुछ चीज़ें इलेक्शन का रिज़ल्ट आने से पहले ही फेक चलना शुरू हो गई। आपको पता है आईटी का दौर है, पहले मरहले पे लगा कि इलेक्शन PMLN या PTI या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के दरमियान नहीं है, बल्कि फार्म 47 और इसके अलावा एक और 45, क्या नाम लेते हैं, 45 और 47 के दरमियान मुकाबला है। जैसे फार्म्स लड़ रहे हैं, इलेक्शन कोई नहीं लड़ रहा। अच्छा, उसमें फेक फार्म आए, मुझे समझ नहीं आई कि उस पर एक चीज़ ऐसा सबूत आया था जिस पे 420, 468, 471 के FIR दर्ज होनी चाहिए थी। ये इसका मैं भी गवाह हूं कि वो मार्केट में रात यानी 8 फ़रवरी को सहरी के टाइम, जब 9 फ़रवरी हो गई तो वो आ चुके थे। दूसरी बात ये है कि मुझे 2:30 बजे एक अहम शख्सियत ने मुल्तान का, ये इत्तफाक से नासिर शराजी भी इलेक्शन ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ चैनल्स में मेरे साथ थे और मियाँ हबीब साहब भी, मैंने इन्हें इससे पहले उस दिन भी बताया, उस अहम शख्सियत ने कहा फ़लाँ 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 मियाँ वाली से जीतेगा, चलिए मुल्तान आपको ले जाऊँ। वहाँ PMLN मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और मैं सवाल भी उठा चुका हूँ अपने कालम में भी कि कमिश्नर जो DG खान है, सॉरी बहावलपुर है और मुल्तान है, उनको भी फिर पूछा जाए। अच्छा, वहाँ मुल्तान में धांधली किसके साथ होती है? मुल्तान में PMLN और कुरैशी फैमिली के ख़िलाफ़ धांधली होती है। KP की धांधली को कोई ना सुनता है ना समझता है।
जब KPK की बात करते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ मेरे पास रिपोर्ट्स ही हो सकती हैं। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि कोई इलेक्शन बता सकते हैं? मियाँ साहब ने प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे पूछा कि पाकिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ कौन सा है? कभी नहीं हुआ। आप कर रहे हैं कमिश्नर की बात। इस कमिश्नर को मेरी इनसे ताल्लुक़ रहा है जब ये फ्रंटमैन थे बतौर DC गुजरात PMLN के, और ये राइट हैंड थे हमजा साहब के। उस वक्त क्या हुआ? फिर जब ये फोर्ट मनरो गए, फोर्ट मनरो से कहें, फिर DG खान कमिश्नर रहे, सरगोदा रहे, वहाँ इनका रिकॉर्ड क्या है? कल मैं एक जगह बैठा था, मेरे वहाँ पर तो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में डेरा गाजी खान में रहे। अच्छा, मेरे कुछ ना नजम असातिज़ा ने कहा, बड़े असातिज़ा ने, जो मियाँ साहब के भी असातिज़ा होंगे, कि यार आप पास्ट पे क्यों जाते हैं ब्यूरोक्रेट के? मैं क्या, आप सियासतदान के पास्ट में चले जाते हैं तो आपको एक ब्यूरोक्रेट के वापस आ जाते हैं, करंट पे आ जाना थोड़ा तो सा आपका। अब देखें, उनके पास भी सबूत नहीं है। कहते हैं 70 हज़ार की हमने लीड दिलवाई। तो 70,000 भाई आप नहीं दिलवा सकते मेरे भाई, ना आप दिलवा सकते हैं। आपने इल्ज़ाम जो धरा है, आप कह रहे हैं 1 लाख की दिलवाई, आपने इल्ज़ाम धरा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। इट्स रॉन्ग। मैं गवाऊं, मैं ये भी बात जिम्मेदारी से करता हूं, जितने RO थे उनको तो एस्टेब्लिशमेंट लगाने वाली है कमिश्नर साहब, जिस एस्टेब्लिशमेंट को आप बचा रहे हैं। फिर ये भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कमिश्नर साहब, आप जो फरमा रहे हैं वो सीधे तरीके से, डिसेंट तरीके से, आप थे सिविल सर्वेंट, आप सिविलियन सिविलाइज्ड अंदाज में एक लेटर लिखते, आप अपने जो बड़े हैं उन्हें बताते, आप वजारत दाखिला में बताते, आप इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करते, आप खुला लेटर लिख सकते थे। आपके पास एक डिसेंट वे था जिससे मेरी पूरी कौम की जग हंसाई ना होती। देखें, एक जुमला मुझे लगता है मैं ज़्यादा कह गया हूँ, वो ज़रूर मेरा कोट कर लीजिएगा कि ये पुरअमन इलेक्शन थे। किसी ने इस पे बात की है? हमें तो ये लगता था ये लहू लुहान इलेक्शन होंगे और रिएक्शन होगा। तो अब इस इलेक्शन में चलिए, मैं ये मानता हूं कि धांधली हुई है। कितनी हुई होगी? कितने हलकों में? एक हलका हम कहते हैं कि XYZ एक हलका है। नजम मुझे बताएं, उसके क्या 150 पोलिंग स्टेशन पे धांधली हुई? अब साबित इतना किया जा रहा है और आपके सोशल मीडिया जलती पे इतना तेल डाल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमें आगे बढ़ना है, हुकूमत बननी चाहिए, इंक्वायरीज होनी चाहिए जहां इलेक्शन का मामला है। जिस तरह इस्लामाबाद में रोक लिए गए, इसी तरह एक तरफ इंक्वायरियां चलाएं, एक तरफ हुकूमत चलाएं, वरना हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। इससे पहले मियां हबीब साहब, हम इससे पहले भी देख चुके हैं, आज भी 50, 60, 70, 80 हलकों की बात की जा रही है। इससे पहले 35 पेंशनों की बात की गई थी, और जब कुछ साबित नहीं हो सका था तो उसके बाद कह दिया गया था ये तो एक सियासी बयान था। लेकिन उस सियासी बयान ने पाकिस्तान की को क्या कीमत अदा करनी पड़ी, उसके साथ कितने धरने उसको साथ लेकर हुए, उसके नतीजे में पाकिस्तान में सरमायाकारी CPEC किस तरह रुका, वो अपनी जगह पर एक कहानी है। ये हम 35 पेंशनों की कहानी को डबल करके बयान नहीं कर रहे इस दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नजम। ये ना चीज़ें ना ऐसे ही नहीं बन जाती, उसके पीछे कुछ मुहरकात होते हैं। अच्छा, असल में हुआ ये है कि ये धांधली जो है ना, ये 2 मरहलों में हुई है। और बिल्कुल नईम मसूद साहब ने ठीक कहा कि इलेक्शन डे वाले दिन तो बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ, और मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन डे वाले दिन कुछ मामलात हुए। उससे पहले जो है ना, इलेक्शन से पहले जो कुछ हमने किया न, उसकी वजह से ना ख्वाह बल्कि वो उल्ट पड़ गया। और उस धांधली को इस वजह से आप एक तरफ रख दें कि उसमें PTI की बहुत सारी गलतियां शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद ये आप उन्हें डैमेज करने के लिए जो वोट मिल गया ना, उल्ट हो गया, वोट मिल गया ना, लिहाजा वो किस्सा एक अपनी जगह पे क्लोज हो गया। अब वापस आ जाते हैं रिजल्ट पे, अब इलेक्शन रिजल्ट पे। और असल मामला भी यहाँ से खराब हुआ है। असल में हुआ ये है कि देखिए, पता नहीं रियासत इसको मैनेज नहीं कर पाई, या हमारा मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल था, या मामला दस्तरस से बाहर हो चुके थे। जो रिजल्ट, इब्तदाई रिजल्ट आता है ना, वो लोगों के हिसाब पर सवार हो जाता है। जो इब्तदाई रिजल्ट आया ना, उसमें जो है तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो थे ना, वो लीड कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अचानक रिजल्ट जो है वो आना बंद हो गए, और फिर सुबह जो आना शुरू हुए वो उसके बरक्स थे, जिससे शकूक व शुबहात पैदा होने शुरू हो गए। अच्छा, अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के हमने सब आपने बड़े इंतखाबात कवर किए होंगे, बहुत सारे इंतखाबात कवर किए। क्या आप ये समझते हैं कि 5 या 10% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के ऊपर आप कोई नतीजा तय कर सकते हैं? नहीं, मैंने तो इलेक्शन डे वाले दिन आपके ही अदारे में यहाँ ट्रांसमिशन में मैंने
कहा था कि अभी इब्तदाई तौर पर हम कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने तो बस यही सारे बात, मैं यही आपसे चाह रहा था। इतने इलेक्शन कवर किए, हमें पता है कि इब्तदा में कुछ और होता है और जब 70-80% रिजल्ट आना मुकम्मल हो जाते हैं उस वक्त सूरत हाल कुछ और बन जाती है। और इसकी एक नफ्सियात होती है, हर जो पोलिंग एजेंट होता है ना वो वाला रिजल्ट जाके अपने उम्मीदवार को फार्म 45 देता है जिसमें वो जीता होता है, जिसमें वो हारा होता है वो तो कहीं अगले दिन या वो छुपा ही लेता है कि मैं ये बाद में दूंगा, ऐसे मेरी बेइज्जती होगी। यही काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन सेल होते हैं, वहां पर सहाफ़ियों को, जैसे हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने शुरू में फार्म 45 की बुनियाद पर दावा कर दिया कि पता नहीं क्या क्या रिजल्ट आ गया है। शुरू में आपको मिसाल के तौर पे 300 पोलिंग स्टेशन है, तो अगर 100 पोलिंग स्टेशन से एक उम्मीदवार जीता है, 200 से हारा हुआ है, वो 100 फार्म 45 तो आपको प्रोवाइड कर देगा, वो बाकी 200 नहीं करेगा और उन 100 की बुनियाद पे कहेगा कि आप मेरे जीत का ऐलान करें, और होते नहीं। असल में नजम साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं कि ऐसा, लेकिन जो एक परसेप्शन बन जाती है ना, मसलन कि आप हमने परसेप्शन पे नहीं जाना ना, मैं आप जर्नलिस्ट है, देखिए हम जर्नलिस्ट है ना, हम आवाम की भी बात करते हैं। आवाम को सर, अगर हमने आवाम की बात करनी है, ये आज जो परसेप्शन बना हुआ है धांधली का, ये अवामी एक परसेप्शन है ना, को मेरा क्रिएट किया हुआ तो नहीं है। ठीक करना है ना, आपने मुझे ये बताना है कि धांधली हुई कि नहीं हुई। मेरी बात सुने, इसका जुम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, माफ कीजिएगा, इंतहाई नाकस इंतजामात थे इलेक्शन कमीशन के, और ऐसे लगता था जैसे उनकी कोई होमवर्क ही नहीं किया, उन्होंने कोई इसकी तैयारी नहीं की हुई इलेक्शन की। हम तो राह चलते ऐसे चल चला वाला काम करते हैं ना। देखिए ये सारा कुछ पहले से तय होना चाहिए था, हमने रिजल्ट किस वक्त देने हैं, कैसे देने हैं और किस तरह कंट्रोल रखना है और इन्हें आउट नहीं होने देना। ये सारी चीज़ें मैं खुद एक छोटे से अदारे का इलेक्शन कराता हूँ, लाहौर प्रेस क्लब का। मुझे पता होता है कि अगर जल्दी रिजल्ट अनाउंस हो गया तो उसका क्या होगा, और फिर लोगों में शूको शुबहात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम तो जो है ना मोबाइल भी एक साइड पे रखवा लेते हैं और कहते हैं जब तक मुकम्मल रिजल्ट नहीं आएगा हमने नहीं अनाउंस करना। तो ये या तो आपके मामला कुछ ऐसा होना चाहिए था, या देखिए ये सारी आखिर किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। धांधली हुई नहीं हुई आपके ख्याल में? आपने ऑब्जर्व किया, चीजों को देखा, धांधली हुई नहीं हुई? देखिए माफ कीजिएगा, जो इलेक्शन रिजल्ट है ना उन्होंने सारा मामला मशकूक कर दिया, वरना बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ था, लेकिन इलेक्शन डे की शाम जो थी उससे मामला खराब होना शुरू हुए, और उसके बाद जो मामला दिन गुजरते गए हमने एक, और मुझे ऐसे लगता है, मैं ये ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, मैंने इस पे लिखा भी है, मुझे ऐसे लगता है कि कोई ख़ास किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है, वरना बगैर किसी की आशीर्वाद से ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरे मुल्क में चारों सूबों में जो है वो धांधली का शोर मचाओ। तो हारने वाले तो हमेशा ही कहते हैं, ये यहाँ जीतने वाले भी कह रहे हैं ना भाई। 1985 से लेकर अब तक इंतखाबात देख लें आप, मैं 40 बरस की तारीख की बात कर रहा हूँ, कभी किसी हारने वाले ने माना हो कि वो हारा है? कभी हारने वाले नहीं ना मानते, यहाँ जीतने वाले भी कह रहे हैं जी धांधली हो गई है। सर वो यही नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि धांधली हो गई, हमें और सीटें दो, हमें और सीटें दो। नहीं लोग सीटें छोड़ भी रहे हैं, वो ये लोग सीटें छोड़ भी रहे हैं और कह रहे हैं जी हम जीते हुए नहीं थे, अच्छा जितवाया गया। अब मैं माजरत के साथ, मैं जमात इस्लामी का एहतराम करता हूँ, हाफिज नईम साहब बड़े दबंग लीडर हैं, लेकिन उन्होंने सारे के सारा प्ले किया है। प्ले क्या किया उन्होंने? प्ले ये किया है कि उन्होंने कराची का जो बल्दिया उज़्मा है उसमें लीडर ऑफ द ओपोजिशन की सीट रखनी थी, या कराची के 40 MPs में से एक सीट रखनी थी, या पूरे शहर का एक लीडर ऑफ द ओपोजिशन होना था। उन्होंने फैसला किया कि मैं लीडर ऑफ द ओपोजिशन हूँगा, मैं जीती हुई सीट छोड़ देता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा खेले उस पर, और उनका ख्याल था कि इसके नतीजे में हम खैर सगाली का मुजाहरा कर रहे हैं, हमें PTI की सीटें मिल जाएंगी, PTI हमारे साथ आ जाएगी। वो भी सीटें भी उनको नहीं मिली और वो खेल भी गए। इस पर फिर कभी बात करेंगे। वो सियासत, मियां साहब आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, सियासत को समझा करें, जरा लोगों की बैकग्राउंड को समझा करें। उन्होंने एक चीज छोड़नी थी, MQM के रिजल्ट भी हजम नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहे, सर साबित करें यार, कमाल हो गई है। साबित करें ना सर, साबित करें ना, कहीं ना कहीं इस मुल्क में नजम साहब कौन कर सकता है? नहीं मियां साहब, कुछ ना कुछ तो हमें कहीं ना कहीं साबित करना है ना। कोई चीज साबित नहीं होती ये सब, ये तो कोई बात ना हुई कि एक धांधली इतनी बड़ी हो गई है। देखिए हमारी बदकिस्मती है ना, यही तो हमारी बदकिस्मती है, जो हमने करना है वो कर गुजरते हैं। यहाँ कौन कर गुजरा, कहां पर हुआ? सारे जिस्म पर जो है तशद्दुद के निशान होते हैं, लेकिन वो साबित नहीं कर सकता कि मुझ पे तशद्दुद हुआ है। मैं सब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है, सारा कुछ होता है। मेरी बात, हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के खिलाफ, तो बंदा मर जाता है, आप साबित नहीं कर सकते ये किसने मारा है। तो ये सब तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है ना। आपने कातिल को पकड़ना है,
धांधली हो रही है, फार्म रिजल्ट कुछ और आ रहा है, ये मेरा ख्याल है हमें अगर वाकई इस किस्म की चीज़ें तो इसको साबित करना चाहिए। क्यों नाज़िर शराइफ साहब, धांधली साबित हो सकती है। मियां हबीब साहब कहते हैं धांधली हुई, इलेक्शन डे पुरअमन रहा, बाद में नताइज के ताख़ीर से शकूक पैदा हुए, और यहाँ पर धांधली हो भी जाए तो साबित नहीं हो सकती। इस मुल्क के बसने वालों की बदकिस्मती है नजम साहब कि जब जमहूरियत की बात आती है तो हमें कहा जाता है कि लंगड़ी लूली जमहूरियत ले लो, ये फ़लाँ निज़ाम से बेहतर है। और फिर जब इलेक्शन होते हैं तो कहा जाता है कि जनाब ये जो 15-20% धांधली हुई है इसको कबूल कर लो, इलेक्शन ना होते तो हो गए हैं, लिहाजा ये बेहतर है। जनाब धांधली होती है। अभी जिक्र हो रहा था 40 साल का, मैंने 1985 में पहला जो इलेक्शन था गैर जमाती बुनियादों पर हुआ था वो कवर किया था, और उसके बाद से ऑनवर्ड जितने इलेक्शन हुए वो मैंने कवर किए। तो इन वे आप कह सकते हैं कि 40 साल का तजर्बा, मैंने जो तजर्बा हासिल किया बतौर एंकर या बतौर एनालिस्ट, तजर्बे की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि कोई एक इंतखाब जो है वो ना मेरिट पर था, ना मुनसफाना था, आज़ादाना ज़रूर था, और मादर पिदर आज़ादी हमने उसमें देखी। धांधियाँ होती रही हैं और धांधियाँ साबित नहीं हो सकती। ज़्यादा दूर जाएंगे तो फिर जो नाजरीन हैं उनमें जो नौजवान नस्ल है उसको तो पता नहीं होगा कि कौन सी बात हो रही है, कब की हो रही है। आप 2018 के इलेक्शन देख लें, 2013 के इलेक्शन देख लें, ये भी कल की बात है। जो आज के नौजवान हैं, कल बच्चे थे लेकिन होश में थे, उनको याद होगा कि धांधली हुई थी, और जब कुछ हल्के खुलवाने का कहा जाता रहा तो टिल अप टू 11 था और वो हल्के नहीं खोले गए, क्योंकि वो हल्के खुल गए थे। मैं लेकिन देखिए ना जिस अंदाज में खुले, रो के खुले आखिरकार खुल गए, एंड और वहां से टेन्योर पूरा सर टेन्योर पूरा हो गया ना, निकला कुछ नहीं था। मैं जो मैंने जो गया सर, मैंने जो गया था, आग लग गई थी जहां रिकॉर्ड पड़ा था वहां आग भी लग गई थी। एक आध जगह पे आग लग गई, सारे 35 जुमले की इजाजत दे। इसमें मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं फिक्रा लेता हूं आपका। सर 35 हलकों की बात की गई थी, 35 पंक्चर लगाने की बात की गई थी, और जब 35 पंक्चरों के हवाले से आखिर में कह दिया गया था ये एक सियासी बयान है। देखिए जब 35 बात मैं करना चाह रहा था, आपने जब बात की गई उस वक्त ये कहा गया शिराजी भाई सीरियस है, हम कह रहे थे कि जी हाँ हुआ है, लेकिन जब वो शख्सियत मैंने शिराजी भाई वो शख्सियत अलमनाक और शर्मनाक बात थी, बाद में कह दिया गया फस क्रिएट करने के बाद ये तो सियासी बयान था, नहीं वो और अदालत ने भी सियासी बयान माना। हो गए थे ना, नहीं अगर उस दिन सियासी बयान अदालत में जाकर मानने पे कोई सजा होती, वो शख्सियत तो आज तक कहा जा रहा है कि डील करने के लिए तैयार नहीं है और मैनेज नहीं हो रही, तब वो मैनेज हो गई थी। जिन्होंने 35 पंक्चर की बात की थी मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, ये इमरान खान ने पहले बात नहीं की थी, बात तो कहीं और से आई थी, बात कहीं और से आई थी। मैं उन साहब की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी थी, बाद में उन्होंने कह दिया कि वो तो मैंने बात तो इमरान खान की तरफ से ही आई। नहीं सर, इमरान खान की तरफ से आई। सवाल ये है सर मसला मेरा सिर्फ ये, और नजम सेठी साहब के खिलाफ आई थी अगर याद हो आपको, तो वो वजीर आला थे। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, जब धांधली हो रही है, मेरे फाजल दोस्त जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि धांधली होती है, साबित नहीं होती। साबित भी हो जाती है नजम साहब, साबित ना हुई फिर वो तो फनकारी हो गई। जिनके सामने हम साबित करते हैं वो बंद कर लेते हैं। जो चीज साबित ना हुई वो तो फनकारी हो गई। मैं फिर कहूंगा कि अगर मुझे इस तरह जिन के सामने साबित करना और अवाम ये सोच रहे हैं, फिर मैं अवाम के साथ जाके पूछ लूंगा मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया। आप सर यहाँ के आपकी उम्र गुजरी, मैं नाम ले लेता हूँ ना जी किनके सामने होती है, वो जो अमला जिनके सामने पोलिंग हो रही होती है, वहां पे लोग आते हैं, खवातीन आती हैं, मर्द आते हैं, मुझे ये वोट डालते हैं। नजम साहब मुझे ये बताएं, रिकॉर्ड हमारी दस्तरस में है? कौन सा रिकॉर्ड आपको चाहिए? इलेक्शन का रिकॉर्ड जो भी इसको चैलेंज करता है, जो भी इसकी रिकाउंटिंग में जाता है, क्या उसको नहीं मिलता? नहीं, रिकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे। आप देखें हम तरीकाकार है ना, धांधली की बात कर रहे हैं। सर कौन सी ऑन स्पॉट धांधली किस तरह होती है मुझे समझा दें। मेरी बात सुने, अभी समझा दें सर, ऑन रिकॉर्ड धांधली किस तरह? आपका पूरा प्रोग्राम इसमें मुझे बताएं, एक तरीका तो बताएं। करवा लें, फॉर्म 45 का फॉरेंसिक करवा लें, 47 का करवा लें और 44 का करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूं आप 45 और 47 का फॉरेंसिक करवा लें, 46 का भी करवाएं। अच्छा आप A to Z सब का करवा लें। बहुत सारे मामलात में बड़े जो पर्दा वाले हैं ना, उनके पर्दे खुल जाएंगे। वो झूठ बोल रहे हैं धांधली के, जहां धांधली हुई है वहां लोग बोल नहीं रहे। हम ये नहीं कहते धांधली नहीं हुई, लेकिन धांधली पे जो साजिश धांधली हो रही है ना, ये कौम के लिए ज्यादा सर मेरा बड़ा सवाल यार, मुल्क जो होते हैं वो अफराद के लिए होते हैं ना,
अवाम का नाम है ना मुल्क, अवाम आपके मुतमिन नहीं है, वो कहते हैं हमें इत्मीनान। और ये किसकी नेग्लिजेंसी है? ये अदारों की नेग्लिजेंसी है। आज बदकिस्मती है कि आपके किसी धारे पे होली क्यों, मेरी गाल जज्बाती क्यों धांधली मियां साहब नाल हो गई है। नहीं जज्बाती वो इस अवाम दा बेड़ा गर्क कर दिता। तुसी अजे कहंदे हो इस अदारियां ने जिन्हां ते इतबार करी, जिन्हां नूं असीं रोज अपना खून निचोड़ के देने आ, उन्हां ते साडा इतबार नहीं रहा आवाम दा। तो आवाम केदी मान मियां साहब आपने नहीं रहने दिया। क्यों नहीं रहने दिया? हर वो बंदा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मियां साहब हर वो बंदा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाता है उसने नहीं रहने दिया। नहीं तो अदारे किस मर्ज की दुआएं उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो कार्रवाई हो रही है ना, हो जाएगी, हो रही है। अदारे खुद प्रोपेगेंडा वार है ना मियां साहब, प्रोपेगेंडा वार है। मियां साहब छोटा सा, मियां साहब कौन से इदारे नाम लेना, कौन सा इदारा आप कह रहे हैं? मियां साहब अदलिया पे आपका इत्मीनान नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी आपने नहीं रहने दिया ना? नहीं क्यों नहीं आपने नहीं रहने दिया? करतूत ऐसे थे भाई। और नहीं मियां साहब, ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट पे किसी को इतबार रहा, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी पे, ना इंतजामिया पे, ना पुलिस पे, ना अदलिया पे, ना आपकी पार्लियामेंट पे। आपने नहीं रहने दिया। कहां गए ना? देखो मेरी बात सुन, एक चीज गलत हो जाए तो वो सीधी हो सकती है। मियां साहब बात आप ठीक कर रहे हैं। एक ते समझावे वेड़ा, जे वेड़ा ही हो जाए कमरा ते समझावे केड़ा। अच्छा एक कर सुन लेंगे प्यार से। सर इसको प्यार से समझते हैं सर, ये बड़ा सीरियस सवाल है। इंडिया से ब्यूरोक्रेसी आई है क्या? इंडिया वो तो बाइडेन यही तो रोना रो रहे हैं, यही तो रोना पीट रहे हैं हम कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया और समझ किसी को भी मियां साहब अगर मैं कहूं कि कि आप जैसे सीनियर मीडिया वालों ने बेड़ा गर्क किया डिसइंफॉर्मेशन से, तो आप एक्सेप्ट करते हैं? मैं कहता हूं, मुझे ये बताएं अगर इलेक्शन कमीशन आज बात करे, कोई उस पर इतबार करने के लिए तैयार है? मियां साहब आप माजरत के साथ, आप और आप जैसे जो दो जर्नलिस्ट हैं ना, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पास जाते हैं, बगैर सबूत के शोर मचा देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। मैं इस पर आता हूं, दोबारा आता हूं, इस पर बात करता हूं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जब हम धांधली की बात करते हैं तो फिर इल्ज़ाम लगाना दुनिया का आसान तरीन काम है। इससे आसान काम है ही नहीं कि आप किसी भी दूसरे शख्स को करप्ट कह दें, चोर कह दें, डाकू कह दें, जो आपके मुंह में आए कह दें। लेकिन जो असल चीज़ है, जो असल इसके बाद सबूत लाना है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं आज जब प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं यकीनी तौर पे वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब से कहूँगा कि आपने दरख्वास्त जमा करवाई थी और आपने कहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात को कालेदम करार दे दिया जाए और अदलिया 30 दिनों के अंदर नए इंतखाबात करवाए, क्योंकि बड़ी सख्त धांधली हुई है। तो फिर आके आपको उस मौक़िफ़ को साबित करना चाहिए था, आपको वहाँ पर दलाइल देने चाहिए थे, आपको वहाँ पर सबूत देने चाहिए थे। मैं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा जो कि साबिक कमिश्नर हो चुके इस वक्त, और इस वक्त भी ज़ाहिर है कहीं तहवील में ही होंगे, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो जब उन्होंने 1-1 लाख वोट डलवाए, 70-70 हज़ार की लीड दिलवाई, 50-50 हज़ार से जितवाने की बातें की, तो उनको ज़रूर कोई ना कोई वीडियो बनानी चाहिए थी, कोई ना कोई ऐसा, और जिनके दबाव पे वो ये काम कर रहे थे उनको ज़रूर बताना चाहिए। इसी तरह मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो वोट छापने वाली बात सामने आई और कहा गया कि यहाँ पर वोट छापे जा रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या होना था, वो कहाँ पर जाने थे, किस तरह इस्तेमाल होने थे? क्योंकि बैलेट पेपर जो होता है वो एक इम्पोर्टेड कागज़ पे, स्पेशल खसूसी पे वो छपता है और उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। आप जब वोट गिन रहे होंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये जाली है या असली है, फिर आपने उसको शामिल करवाना है। और वो शामिल कौन कर सकता था? वो इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब हम इलेक्शन कमीशन की तरफ जाते हैं तो फिर उसको लाहौर के लक्ष्मी चौक के किसी एहसान नाम के बंदे के प्रिंटिंग प्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस हलके में, बाकी तमाम हलकों में भी कोई 7 लाख के करीब बैलेट पेपर छापे गए थे, क्योंकि वहाँ पे वोटर्स की तादाद ये है। जब वहाँ पे 3-3.25 लाख के करीब वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद 4 लाख बैलेट पेपर अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास पड़े हुए हैं। मैं मान लेता हूं कि इलेक्शन कमीशन धांधली करवाना चाह रहा होगा, मैं मान लेता हूं कि मियां नवाज शरीफ और इलेक्शन कमीशन आपस में मिले हुए होंगे, वो वहां पर ठप्पे लगवाना चाहते होंगे, तो भाई उनको जाली वोट लाहौर के किसी प्रिंटिंग प्रेस से छपवाने की ज़रूरत क्या है? वो तो बड़े आराम के साथ 4 लाख वोट, जेन्युइन वोट, असली वोट,
वहां पर उनके पास पड़ा हुआ है, वो उस पर जितने मर्जी ठप्पे लगाकर शामिल कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? क्या लिहाजा हम जब बयानियां बनाते हैं, जब हम स्टोरीज लेकर आते हैं, जब हम फार्म 45 की बात करते हैं, हम अपने 100 फार्म 45 लेकर आ जाते हैं 300 में से और कहते हैं कि ये हमारे फार्म 45 है, हम जीते हुए हैं, हम जीते हुए हैं, और बाकी जो होते हैं हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। कौन हकायक तक पहुंचेगा? हम कब इस किस्म के बयानियों का शिकार होते रहेंगे? कब हम ये कहेंगे कि हाँ हम हार गए हैं, ख्वाजा साद रफीक की तरह कहेंगे कि हाँ लतीफ़ खोसा साहब आपको मुबारक हो, आप जीत गए हैं, मैं हार गया हूं। अब अगला इलेक्शन होगा, उसमें जाके देखेंगे, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पे हमला हो जाता है, ये एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। कब होगा ये सब ठीक? नासिर शराजी साहब, ये कब तक हम हर हारने वाला जो है वो इनकलाबी बन के सामने आता रहेगा? ये बात खत्म होने वाली नहीं है जी। देखिए ज़रा, अभी जो हम बात कर रहे थे ना, धांधली हुई ना हुई और उसका पार्ट एंड पार्सल कौन बने और क्यों बने, और अब हारने वाले जो हैं वो भी कह रहे हैं धांधली हुई है, जीतने वाले कह रहे हैं वो भी धांधली हुई है। तो थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, कि अभी इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया था, तो 2 सरकर्दा रहनुमा जो अपनी अपनी जमातों के सरबरा भी हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुल्क अभी इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कॉन्सेंट दी इन अ वे कि हम इंतखाबात नहीं चाहते। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी थे और जनाब नवाज शरीफ साहब भी थे। बड़ी सियासी जमातों में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स, एक दफा भी नहीं, उन्होंने जलसे में कहा था, हालात के बारे में कहा था। सर शहबाज बाद में पॉलिसी फिर स्टेटमेंट उस पे आई जी। थी कि हम मज़ामत करेंगे अगर इंतखाबात ताखीर हुए। मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाह रहा हूँ जी। उसके बाद जनाब ये हुआ, ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान थे जो ताखीर का कह रहे थे, इसके अलावा कोई सियासी जमात लेकिन जब ताखीर ये की बात नहीं कर रही थी। जब ये मुतालबा जोर पकड़ गया कि इंतखाबात होने चाहिए और मुलतवी नहीं होने चाहिए, फिर जुडिशरी भी बीच में आई, मासेस भी आए, और जो पार्टियां सोच रही थी कि वो क्लीन स्वीप कर जाएंगी वो भी बीच में आई, तो बहरहाल इंतखाबात का इनेकाद हो गया। हम फिर वापस आते हैं उसी नुक्ते की तरफ जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि धांधली हुई या नहीं हुई और कौन कौन लोग करते हैं। देखिए, आज लियाकत साहब साबिक कमिश्नर जो हैं वो उनकी बात हो रही है, लियाकत चट्टा साहब, और कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने जब ये सोचा कि सब कुछ हो रहा था तो वीडियो क्यों नहीं बनाई और उसको रिपोर्ट क्यों ना किया। और एक तरफ से ये भी बात हो रही है कि जनाब ज़मीर जागने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। किसी का ज़मीर 6 बरस के बाद जागा, किसी का 3 बरस के बाद जागा, और किसी का आज तक जागा ही नहीं, वो मस्त फिर रहा है। और अगर लियाकत चट्टा साहब ने कोई बात कर दी है तो अब उसको सबूत अकाउंट में थोड़े जाग गया ज़मीर, सबूत आने चाहिए। पहली बात ये है कि सबूत आने चाहिए। नहीं सर, अगर आप मान रहे हैं कि उसका ज़मीर जागा था और उसने ये सारा, मैं कहाँ बात करना चाह रहा हूँ, नहीं जी नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, जरा मुझे बात खत्म करनी दीजिए। लियाकत चट्टा साहब ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं कि मैंने खुदकुशी करने का सोचा और एक दिन प्रोग्राम बना लिया था कि मैं जाऊंगा दफ्तर, सीट पे बैठूंगा और अपने आप को शूट कर लूंगा। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं क्यों हराम मौत मरूं, मैं पुलिस को छितर खाना, मैं सारों के सामने बात क्यों ना रखूं। मुझे लियाकत चट्टा साहब की जान खतरे में नजर आ रही है। अब वो खुदकुशी करें या ना करें, वो मारे जाएं, वो कत्ल हो जाएं, अब कहा यही जाएगा कि जनाब उन्होंने खुदकुशी कर ली। जरा इस नुक्ते पे गौर फरमाइएगा। और वैसे मीडिया को नजर रखनी चाहिए वो आगे खुदकुशी ना कर ले, क्योंकि उस पर जितना प्रेशर इस वक्त बना हुआ है वो सबूत उसी ने देने हैं। हमने बड़े बड़े सरकारी अफसरों को, सेंसिटिव पोजीशंस पे बैठे हुए लोगों को ड्यूरिंग सर्विस खुदकुशी करते देखा है। या आपके हमारे सामने उसमें नैब के लोग भी थे, बड़े बड़े अफसर थे और दीगर ऑफिस से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने खुदकुशी की है। कौन होता है जो उनको प्रेशराइज करता है सबूत मिटाने के लिए? तनख्वाह से ज्यादा असासे बनाने वाले खुदकुशियां नहीं करते, फिक्र ना करें आप, नहीं होता कुछ। तो बहरहाल अदालतों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जाए। मामले को अंजाम तक पहुंचना चाहिए। वो सच बोल रहे हैं, जब भी अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो कौम के सामने आना चाहिए। देखिए, दोनों चीजें पहुंचना चाहिए। देखिए, फर्ज कीजिए तमाम इदारों ने मिलकर कोशिश की कि साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएं, उनकी नीयतें नज़र भी आती हैं, फिर भी अगर कहीं बेकायदगी हुई है तो भी, और अगर नहीं हुई तो जो इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहा है उनके चेहरे वाजे होने चाहिए, कौम को तस्वीर का असल रुख नज़र आना चाहिए। क्या हम अभाम में ही मारे जाएंगे? क्या पूरी कौम 70 बरस हो गए अभाम में और मज़ीद 70 बरस गुजर जाएंगे अभाम में? हम कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ कंस्ट्रक्टिव काम कब शुरू करेंगे? और मामला से तवज्जो हटाने के लिए जब कोई नई फुलझड़ी मार्केट में आ जाती है तो उसके पीछे कब तक भागते रहेंगे? ये भी लम्हा फिक्रिया है। नासिर भाई, ठीक हो गया, ओके हो गया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसको मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। जी 100%। सिर्फ इसको नहीं, इसके अलावा और भी कई मामले हैं। बड़ा सिंपल इसमें चीज़ होगी। धांधली हुई है तो धांधली के जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, धांधली नहीं हुई तो इस मरतबा मियाँ साहब जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं
धांधली धांधली और कर रहे आखिरी हैं। फिक्रा ले लीजिए, आपकी बात फिर आगे बढ़ जाएगी। धांधली हुई है, लोगों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, लेकिन नहीं, फिर मुझे अगर 100% यकीन है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और कोई मंजर आम पे नहीं आएगा अगर आपने और अभाम बरकरार रहेगा। नासिर शराय साहब, अगर आपने पहले ही फैसला दे दिया कि धांधली हुई है, मैं तो तारीख फिर उसके बता रहा बाद उसके बाद तो सर तारीख तो ये है कि हर दफा धांधली का इल्जाम लगाया गया और कोई साबित नहीं कर सका। बाद में कह दिया कि 35 पंक्चर जो थे वो भी सियासी इल्जाम था और 4 हल्के खुले थे, वहां से भी कुछ नहीं निकला था। अगर हम तारीख की तरफ जाएं तो वो तो अपनी जगह पे है। मियां साहब, मुझे ये बताइएगा, इस मरतबा जो कुछ सिचुएशन बन गई है, आपको लग रहा है हुकूमत बनेगी, असम्बली 5 साल चलेगी? नहीं नजम साहब, ये इलेक्शन से मेरा ख्याल है कि 1.5-2 माह पहले मैंने आपके प्रोग्राम में 2-3 बातें कही थी, वो सच साबित हुई हैं। उनमें से एक तो मैंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ बनेंगे, आपको याद होगा। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था कि ये 1.5-2 साल से ज़्यादा की हुकूमत नहीं बनेगी, क्योंकि सार बता रहे थे अभी तो इलेक्शन उस वक्त तो ये भी पता नहीं था, इतनी कन्फ्यूजन थी कि होने भी हैं कि नहीं होने। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये जो हम आपको तो इंतखाबात मियां साहब आखिर तक नजर भी नहीं आ रहे थे। वाकई नहीं नजर आ रहे थे, इसमें आधे कोई शक नहीं। पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहे थे। नहीं, और खास करके मैं बिल्कुल मुझे आ रहे थे, accept मैंने करता हूं मियां साहब को तब कि बताया था कि मैंने इंतखाबात हो रहे आखिरी हैं। वक्त तक कहा था कि मैंने कहा ये इलेक्शन नहीं होते, लेकिन जिस दिन आपको याद होगा कि बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया गया था, मैंने कहा था कि अब इलेक्शन होंगे। अच्छा, बहरहाल नजम साहब, 2-3 बातें बड़ी अहम है। अभी आपने ना बात की, देखें इस मुल्क, ये मुल्क 2 टुकड़े हुआ, ये एक हकीकत है ना, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं ना। हमने उसके ज़िम्मेदार को किसी को सज़ा दी? लियाकत अली खां मर्डर हुआ था ना, दुनिया ने देखा ना, लेकिन हमने किसी को सज़ा दी? किसी को नहीं सज़ा देनी चाहिए, देनी चाहिए ना, यही तो मैं रो रहा हूँ ना कि देनी चाहिए थी, नहीं हम मट्टी डाल देते हैं। इसी तरह हम तमाम मेरा ख्याल है काजी फाइज ईसा कुछ मुख्तलिफ अंदाज में चल रहे हैं। अल्लाह करे यार कोई इस मुल्क में मुख्तलिफ अंदाज में चल जाए, चलने नहीं देते। देखे अभी आपने ना ये बात की, यहाँ से जो बेल्ट पेपर पकड़े गए हैं नजम साहब, ये एक हकीकत है ना कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में बेल्ट पेपर मौजूद थे। यार भी ये कोई किसी ने शौकिया छाप के तो नहीं रखे थे, आखिरकार किसी ने उसका ऑर्डर दिया होगा ना। एक मिनट मेरी बात, किसी ने उसका ऑर्डर दिया होगा ना, वो प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है ना, वहाँ मशीनरी मौजूद है, वहाँ काम करने वाला स्टाफ मौजूद है, उसका मालिक मौजूद है, उनकी क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की जाती? क्यों दूध का दूध और पानी का पानी, क्यों अवाम में अबहाम पैदा करते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जानबूझ के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। ये देखें ना, अगर आप इसको देखें, ये भी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, हो सकता है कि किसी ने इसको इशू बनाने के लिए किया, लेकिन इतनी जान खुद भी छुपवा ली हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इतनी हिम्मत कोई नहीं करता इस लेवल पर खेलने की। ये कहीं ना कहीं से उसे बड़ी बड़ी हिम्मतें हो जाती हैं, उसे कोई ना कोई जरूर बड़ी बड़ी हिम्मतें हो जाती हैं, बगैर इशारे के नहीं होता। बड़ी बड़ी हिम्मतें हो जाती हैं। अच्छा चले, टांग दे यार उसको, मेरी बात सुने ना, ये आर्टिकल 6 से ज्यादा खतरनाक काम है। टांग दें उसको ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो। लेकिन जब आप इसको शुगल के तौर पर लेंगे, रियासत वैसे तो जरा सी कोई बात हो तो वो नुक्से अमन के तहत जो है वो बंदे की खाल उधेड़ देती है, तो ये इतना बड़ा इसको छोटा नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इस पूरे मामले को बहुत छोटा सा, बहुत आम सा, गैर अहम सा नहीं लेना चाहिए। किसी ने जुर्रत की बाकायदा तौर पे बैलेट पेपर छपवाने की, फिर उसका एक मीडिया हाइप बनाने की, ये सारा कुछ जो हुआ ये जिसने भी किया, यानी कि अगर वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से शाया किए जा रहे थे और उसके जरिए धांधली करना मकसूद था, अगर ये इसका लिंक मिलता है तो उन लोगों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो ये कोशिश कर रहे थे कि वो इंतखाबी नताइज जैली बैलेट पेपर्स के जरिए उस पर ठप्पे लगा के उसको तब्दील करें। लेकिन अगर ये साजिश की जा रही थी और इंतखाबी अमल को मशकूक बनाया जा रहा था और इसके पीछे दूसरे लोग शामिल थे जो इसको मशकूक बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल मियाँ हबीब ठीक कह रहे हैं, आर्टिकल 6 जैसा काम है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे जाना है नईम मसूद साहब की तरफ भी, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, कुछ तजिया लेते हैं, कुछ खबर लेते हैं। नईम मसूद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले नासिर शाही साहब भी बात कर रहे थे, मियाँ हबीबुल्लाह भी बात कर रहे थे। नईम मसूद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ लोग कुछ दो की तरफ जा रही है, सदर बनना चाह रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, ये सारे अहदे लेना चाह रहे हैं, पंजाब गवर्नर के अहदे सूबाई लेना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान की वजारत आला लेना चाह रहे हैं, लेकिन वफाकी वजारतें नहीं लेना चाह रहे। क्या मुआहिदा फ़ाइनल होगा?
पहले एक मैं चीज़ अर्ज़ कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा सोचा है कि मैंने सिर्फ आइनी ओहदे लेने हैं। क्यों? और उन सब में वो कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, सवाल आपका कि क्यों? इसलिए कि आपको याद होगा कि 2008 का एक इलेक्शन हुआ था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला था और PMLN उनके सपोर्टर थे, जिसमें आपको पता है हसन इकबाल को भी वजारत मिली थी, इनको भी मिली थी, इसहाक डार साहब को भी मिली थी। और आपको पता है उसका एंड ये हुआ था कि मियाँ साहब काला कोट पहन के यूसुफ रज़ा गिलानी को बहाल कराने के लिए चले गए थे, वो वहाँ चले गए थे। अब उसके बाद एक तो ये वजह है कि वो चीज़ पीपल्स पार्टी को, मेरी चूँकि प्रोग्राम में आने से पहले इत्तेफाक से पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं हमारा वो दुख नहीं जाता। दूसरी बात ये है कि फ़िलहाल कल क्या होने वाला ये मुझे नहीं पता। बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात पे अटके हुए हैं और वो इस बात पे खड़े हैं कि हमने वजारतें नहीं लेनी। वजह क्या है? वो वजारतें इसलिए नहीं लेना चाह रहे कि वो ये समझते हैं कि IMF, क्योंकि हुकूमत में थे, IMF का मामला ऐसा है कि महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल और ये जो डॉलर की कीमत है, इन सारी चीज़ों को पहले से ज़्यादा तूफ़ान आने वाला है और शायद पहले से ज़्यादा हमारा ये ग्राफ ख़राब हो जाए, ख़त अफलास से लोग नीचे चले जाएं और पार्टी की बदनामी होगी और PDM2 उसी तरह पिटेगा जिस तरह PDM1 पिटा है। ये है पीपल्स पार्टी के। चौथी और आखिरी बात, पीपल्स पार्टी सुकून लेना चाहती है बलूचिस्तान में और मज़े लेना चाहती है सिंध में, वो उनके पास हैं, इसलिए वो इधर नहीं आएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो इस बात पे वो तय है कि वो कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आएगी, हम सपोर्ट भी करेंगे। हमने असल में मुस्लिम लीग नवाज़ को नहीं सपोर्ट करना, हमने पार्लियामेंट को, जमहूरियत को सपोर्ट करना है। आपको क्या लगता है कि ये असम्बली और हुकूमत जो है 5 साल पूरे कर पाएंगे? देखें जी, मेरा जो ख्याल है बल्कि 100% ख्याल है, ऑन रिकॉर्ड आ गई बात। देखिए, ये जो मिसाके जमहूरियत तराशा था ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, ये इन दो लीडर्स की इतनी बड़ा एहसान है इस कौम पे और इतना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आने वाले दिनों में आप ना सिर्फ असम्बलियों का मुकम्मल होना देखेंगे, आपने असम्बलियों का मुकम्मल होना कहा है। हुकूमत जो है ना, अव्वल तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो बन गई वो भी चलेगी, इत्तेहादी आते जाते रहेंगे। यानी मुस्लिम लीग नवाज अगर हुकूमत लेती है तो 5 साल चलेगी, असम्बली तो चले ही चलेगी मेरे ख्याल में, जिसका मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, वो मिसाके जमहूरियत। मैं पीपल्स पार्टी की जहानत और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, इनकी सियासत को देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मिसाके मुईशत भी होगा। भले ही IMF प्रेशर डाले, लेकिन ये कौम को एतमाद में लेंगे, लेकिन बेहतरी आएगी कुछ। मैं ये समझता हूँ कि जो नुकसान PTI करके गई है 2018 से 2023 तक, अब आप पूछेंगे कौन सा? 2017 में भाई आपने मकबूलियत लेने की, मेरे नाजरीन के लिए एक जुमला, क्योंकि वो पहले ही लड़ते हैं, आपको पता है ये कितने नीचे बड़े एक्साइटेड होते हैं PTI वाले, मैं उनका एहतराम करता हूँ। उन्होंने सिर्फ मकबूलियत चाहिए और मकबूलियत की बुनियाद पे भी अभी मियाँ साहब ने कहा कि मुझे पता था ऐसी असम्बली आनी है, यानी स्प्लिट मैंडेट ही आना था। ये धांधली तो हमने कशीद कर ली। प्लीज़ मेरा एक जुमला ले लीजिए। 2016 में एक टर्म आई थी पोस्ट ट्रुथ की, आपकी ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में। इसका मतलब यह है कि झूठ को इतना फैला दो कि झूठ इस्लामाबाद पहुंच जाए और सच अभी गुजरांवाला तक रेंगे, तो झूठ तो फिर पूरे मरकज़ में फैल गया। ये जो धांधली की बातें हो रही हैं, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो लोकल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, इसके दरमियान ड्यू टू चाइना एक वार शुरू है जिसके आप नताइज भुगत रहे हैं। बिल्कुल से आने वाले दिन, मियाँ हबीबुल्लाह साहब एक मुख्तसर कमेंट। आने वाले दिन देखिए जी, बात यह है कि एक तो अस्करी क़यादत जब तक मौजूद है तो वो साइयों की मर्जी है, वो 2 दिन हुकूमत चलाएं, 2 दिन असम्बली चलाएं, वो 5 साल चलाएं, वो 2 साल चलाएं, वो 1 साल चलाएं। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं तो पीपल्स पार्टी जो है ना,
उसको 16 माह का जो पिछला पीडीएम का दौर था वो बड़ा डरावना लग रहा है, कोई मलबा अपने सर नहीं लेना चाह रहे, वो कहते हैं ना मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थू थू, वो पंजाब में भी अथॉरिटीज लेना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ सही है, मीठा जिम्मेदारी नहीं लेना आने वाला दिन देखिए जी, मुख्तलिफ अंदाज में असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में मियां साहब माइनस हो गए थे, असेंबली ने मुद्दत पूरी की। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इमरान खान साहब माइनस हो गए थे हुकूमत से, असेंबली ने मुद्दत पूरी की। मैं तो यही नक्शा देख रहा हूँ, हुकूमत बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगी, हुकूमती चेहरे जो हैं वो तब्दील होते हमें नजर आएंगे। असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, हुकूमत शायद मुद्दत पूरी ना करे। शुक्रिया नईम मसूद साहब, बहुत शुक्रिया मियाँ हबीबुल्लाह साहब, और नासिर शाह साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन आज इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।